नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक सीरीज का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखेंगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। ये सारे टॉपिक को दोस्तों इसी टॉपिक में हम लोग समझेंगे और इसमें जो है बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इतना है दोस्तों कि कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है ना। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो है, देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू हम लोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति होता क्या है। तो इसमें आप ये समझिए कि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश का जो वहाँ का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत के केस में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी के सप्लाई को नियंत्रित करना चाहती है तो उसे मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत होती है, ठीक है। अब मनी की सप्लाई को कैसे मैनेज करती है, किस तरह से ये मार्केट में अपने मुद्रा को नियंत्रित करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्यों मॉनेटरी पॉलिसी क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि सरकार के कुछ गोल होते हैं, सरकार को कुछ अचीव करना होता है, तो वो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो सब चीजें अचीव करने की प्रयास करती है, ठीक है। तो इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। बेसिक आप ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, जिसके थ्रू जो है मनी के सप्लाई को मैनेज किया जाता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा बैंक का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे RBI है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी बैंकों का ये बैंक है। यहाँ पे एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, और यहाँ पे एक कस्टमर है, ठीक है। अब आप ऐसा मान के चलिए कि इस बैंक में जो है 100 रुपये की पूंजी है, इस बैंक के पास 100 रुपये टोटल है। ये 100 रुपया कहाँ से आया होगा दोस्तों? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसे जमा किए होंगे, तब जाके इसके पास 100 रुपये की पूंजी आई है, ठीक है। अब ये बैंक चूंकि कमर्शियल बैंक है और ये लाभ कमाना चाहती है, इसलिए ये बैंक कोशिश करेगी कि सारे के सारे पैसे किसी न किसी ग्राहक को उधार दिए जाएं, लोन पे दिए जाएं, जिससे कि इनकी बैंक की आमदनी हो। जानते हैं आप, जैसा कि जानते हैं दोस्तों, जब बैंक्स जो हैं लोन देते हैं तो उसके बदले में इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और बैंकों की कमाई का सबसे प्रमुख जो है वही रीजन है कि बैंक कमाते हैं। तो यहाँ पे बैंक चाहेंगे कि 100 रुपये जब उनके पास पूंजी है तो अधिकतम से अधिकतम पैसे जो है लोन पे दें, ठीक है। बट इसके वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर जो 100 के 100 रुपये बैंक जो है लोन पे दे देते हैं ग्राहकों को, तो जब डिपॉजिटर्स जो है जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, वो जब अपने पैसे लेने आएंगे उस समय तो दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इनके लोन पे बाहर बटे हुए हैं। तो जब ग्राहक इनके पास पैसे लेने आएंगे तो उस समय समस्या हो सकती है। तो रिजर्व बैंक कैसे मैनेज करती है चीज़ों को कि कॉमर्शियल बैंक जो है सभी नियमों का पालन करे और यहाँ पे सारे के सारे पैसे जो है ग्राहकों को उधार ना दे, उसके लिए है जो रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत विभिन्न टूल्स के माध्यम से चीज़ों को नियंत्रित करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या है चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के दो भागों में हम बांट सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को एक क्वांटिटेटिव टूल्स है और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत ये आते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे SLR कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे OMO कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स जो हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSF, ये क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन्हें अभी रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस आप देखिए। आगे मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको जो है चीजें याद हो जाएंगी।
दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, डायरेक्ट एक्शन एंड मोरल सुएशन। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से सिर्फ आपको ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे आपको दे देंगे CRR, SLR किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, क्या ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, तो आपका आंसर होगा क्वांटिटेटिव है। ठीक है, उसी तरह से मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन किस तरह का टूल है, तो क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, बहुत बार SSC में, PCS में ये प्रश्न आ चुका है, एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है कि क्वांटिटेटिव टूल है या क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पहला देखते हैं, जो क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स में पहला है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में ही है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को हम डेफिनेशन समझने से पहले आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर डेफिनेशन हम देखेंगे। जैसा कि आपको दोस्तों मैंने बताया था, मान के चलिए इस बैंक के पास 100 रुपये की पूंजी है। ठीक है, तो ये बैंक चाहेगी कि सारे की सारी पूंजी को हम बाहर लोन दे दें ग्राहकों को, जिससे कि आमदनी इसकी बढ़े। मगर RBI क्या बोलती है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज, सपोज मानिए यहाँ CRR जो है 4% RBI ने निर्धारित कर रखा है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कि आपको CRR 4% मेंटेन करना है सभी बैंकों को। तो इस स्थिति में होगा क्या दोस्तों कि ये जो 100 रुपया इनके पास बैंकों के पास है, उसमें से 4 रुपया, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपये का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैंकों के पास तो हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं, मैं 100 रुपये का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि चीजें आपको सिंप्लीफाइड हो। तो 100 रुपये है, और अगर जो RBI ने डिसाइड किया है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% रखना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये 4 रुपये जो है रिजर्व बैंक के पास बैंकों को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी कैश के रूप में। तो बैंक के पास 100 रुपये में से 4 रुपये RBI के पास जमा हो गए, बैंक के पास बच गए 96 रुपया। ठीक है, अब इस 96 रुपये का प्रयोग बैंक अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी कैश रिजर्व रेशियो को आप ऐसे समझें कि बैंक के पास अगर जो जितनी पूंजी है, मान के चलिए 100 रुपये अगर जो पूंजी है, तो बैंकों को एक सर्टेन परसेंटेज जो कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी में निर्धारित करती है, फिलहाल आप मान के चलिए कि अगर जो CRR 4% है, तो 4% कुल जो जमा है बैंकों के पास, उसके 4% RBI में कैश के रूप में बैंकों को जमा करना पड़ता है। इसे ही हम लोग CRR के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, CRR इज द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फॉर्म ऑफ कैश। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बैंकों को जो है कैश के रूप में एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पूंजी का रिजर्व बैंक के पास जमा करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है कि CRR में किस तरह से बैंक जो है अपने फंड को जमा करते हैं, तो कैश के रूप में जमा करते हैं, और इस पैसे का उपयोग बैंक जो है उधारी या लोन देने में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, तो उसका कोई भी प्रयोग बैंक नहीं कर पाती है। ठीक है, और आप देखिए, आप मानिए अगर जो किस तरह से अब मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से बैंक इस्तेमाल करती है, अब यहां से आप समझिए। मैंने जैसा कि बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जिससे कि RBI मनी के सप्लाई को नियंत्रित करती है। तो किस तरह से यह नियंत्रण होता है, यहाँ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलिए CRR अभी के डेट में 4% RBI ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो 100 रुपये में से 4 रुपया इस बैंक के पास RBI के पास आ गया, तो अभी मार्केट में बैंक को लोन लीज करने के लिए 96 रुपये बच गए। अगर जो किसी कारणवश RBI चाहता है कि मनी जो है मार्केट में अधिक हो, अधिक मात्रा में सप्लाई करना है, ठीक है, तो ये CRR को 3% कर देगी सपोज। तो CRR को 3% जैसे ही करता है, तो 100 रुपया में यहाँ अब बैंकों को मात्र 3 रुपया जमा करने की जरूरत पड़ेगी, और बैंकों के पास जो है 97 रुपीज अब बच गए, जिसको ये लोन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ग्राहकों को देने के लिए। तो आप देखिए RBI ने चेंज क्या किया CRR, और मगर इसका इफेक्ट क्या पड़ा, बैंकों के पास अधिक पैसे बच गए जो कि मार्केट में लोन दे सकते हैं, तो लोन के दर भी ये सस्ते कर सकते हैं।
ठीक है, बैंकों की कमाई भी अधिक होगी। तो इस तरह से आरबीआई जो है नियंत्रित करती है चीजों को। वहीं अगर जो सीआरआर को 7% कर दे तो यहाँ पे जो 4 रुपये अभी है इसे 7 रुपये के रूप में जमा करना पड़ेगा और बैंक के पास मात्र फिर 93 रुपीज बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से सीआरआर को चेंज करके मनी के सप्लाई को नियंत्रित आरबीआई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर जो आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया है, अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया है तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जैसा कि देखिए, अगर जो आरबीआई ने 4% से सीआरआर को बढ़ाकर 7% कर दी है तो मार्केट में मनी सप्लाई गिर जाएगी, मनी सप्लाई विल फॉल। वहीं अगर जो आरबीआई ने सीआरआर को घटा दिया है, जैसे 4% से 3% कर दिया है, तो बैंकों के पास 97 रुपया बच गया, 97, अर्थात बैंकों के पास पहले के तुलना में अधिक पैसे लोन देने के लिए रह गए, तो मनी सप्लाई राइज। ठीक है, तो ये आप पॉइंट देखिए कि सीआरआर अगर जो बढ़ाते हैं आरबीआई तो मनी सप्लाई फॉल करेगी, और सीआरआर अगर जो घटाती है आरबीआई तो मनी सप्लाई राइज करेगी या इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम लोग एसएलआर कहते हैं। तो सीआरआर की तरह ही एसएलआर भी है। सीआरआर में जहां बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास पैसे जमा करने होते थे, मगर एसएलआर में क्या होता है, बैंक पैसे खुद रख सकते हैं, अपने पास ही उन्हें रखना होता है। जैसे मान के चलिए 100 रुपये थे, सीआरआर अगर जो 4% है तो सीआरआर 4 रुपये यहाँ पे आ गए, बाकी 96 रुपीज बच गया। इस 96 में भी अगर जो आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है कि एसएलआर 18% हो अगर जो, तो 96 माइनस 18 अर्थात अब 78 रुपीज ही बैंक लोन दे सकती है। ठीक है, ये 18 रुपये जो है जो एसएलआर के पैसे हैं उसे बैंक को एक अलग अपने पास ही रखेंगे वो, मगर इसे लोन देने में यूज नहीं कर पाएंगे। एसएलआर भी यहाँ पे बैंकों के पास ही रह गया, एसएलआर बैंक के पास ही रहते हैं। आप देखिए, जहां सीआरआर आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को, मगर एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर बैंक्स अपने पास ही रखते हैं, मगर उस पैसे का प्रयोग किसी भी तरह के लोन इत्यादि में प्रयोग नहीं कर सकते हैं बैंक। ठीक है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट में भी यूज नहीं कर सकते हैं, वो पैसा एक रिजर्व के रूप में अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व किस रूप में रखा जा सकता है, बैंक चाहे तो कैश के रूप में रख लें अपने पास, गोल्ड के रूप में रख लें, या कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के रूप में भी अपने पास उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सीआरआर में आप जैसा कि आप देखें कि बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, वहीं एसएलआर में बैंक खुद ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सीआरआर और एसएलआर। अब हम लोग देख लेते हैं सीआरआर और एसएलआर में क्या मुख्य अंतर है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, सीआरआर जिसे फुल फॉर्म कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का फुल फॉर्म हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर जो है बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक है उन्हें कैश के रूप में आरबीआई के पास पैसे जमा करने होते हैं, मगर एसएलआर में है, एसएलआर में जो है कैश, गोल्ड या अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में पैसे रखने होते हैं बैंक को, वो अपने खुद ही अपने पास ही रखने होते हैं। भले उसका प्रयोग वो इन्वेस्टमेंट या लोन पर्पस में नहीं कर सकते उतने पैसे का, मगर उन्हें अपने पास ही जमा करके रखने होते हैं। आरबीआई बीच बीच में इसे वेरीफाई करती है। ठीक है, कहाँ पैसे रखे होते हैं, तो आरबीआई के पास। एसएलआर में कहाँ पैसे रखे रहते हैं, अपने पास ही, बैंक्स। ठीक है, सीआरआर में किस तरह से पैसे रखे जा सकते हैं, ओनली कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा किए जा सकते हैं, मगर एसएलआर में मैंने बताया जैसा कैश के रूप में रखिए, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखे जा सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो है आरबीआई के एक्ट 1934 के अंतर्गत इसे लाया गया था सीआरआर को। वहीं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पर्पस क्या है, तो सीआरआर का पर्पस है जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, जबकि एसएलआर का पर्पस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, बैंकों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है, अगर जो सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, तो मार्केट में पैसे कम सप्लाई होंगे। ठीक है, जिससे लेंडर के पास
कम पैसे जाएंगे। वहीं एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो भी सेम चीज होगा, मोर मनी लॉक्ड इन हो जाएंगे, बैंकों के पास ज्यादा मनी रिजर्व में रखना पड़ेगा और बहुत ही कम पैसे जो है लेंडिंग के लिए बैंकों के पास बचेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मुख्य रूप से सीआरआर और एसएलआर में अंतर, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले इसमें टूल्स के देखते हैं। दो टूल्स हमने देखा, सीआरआर और एसएलआर टूल्स देखा। अगला है हमारा रेपो रेट, अगला हमारा है रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट हम लोग देखते हैं। तो सीआरआर और एसएलआर किस तरह का टूल्स है? क्वांटिटेटिव टूल। रेपो रेट भी हमारा क्वांटिटेटिव टूल का ही एक माध्यम है, इसको अब हम लोग समझते हैं। रेपो रेट क्या है दोस्तों? तो अगर जो आप मान के चलिए बैंकों को जैसा कि कुछ नॉर्म्स दिया गया है कि आपको सीआरआर में इतना % अपने पास रखना है या एसएलआर में इतने पैसे रखने हैं। बाय द वे बैंकों के पास ये कमी हो जाती है, कभी हो सकता है कि सीआरआर एसएलआर की कमी हो जाती है। तो उस टाइम क्या करते हैं बैंक्स, शॉर्ट टर्म के लिए, ओवरनाइट के लिए या 14 डेज के लिए, मैक्सिमम इसमें 14 डेज हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। जैसे किसी बैंक में मानिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बैंकों को 18%, एक मोटा मोटी आप मान के चलिए 18% एसएलआर मेंटेन करना होता है। बैंकों को एसएलआर 18% मेंटेन करना होता है, मगर कुछ कारणवश से बैंक ने अधिक लोन दे दिया और उनके पास अभी फिलहाल 17% ही एसएलआर बच गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये इंतजार तो नहीं कर सकते कि हमें 18% होने का, तो ये आरबीआई के पास जाती है और बहुत ही कम समय के लिए, जैसे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आरबीआई से लोन लेकर इस चीज को मेंटेन करती है, एसएलआर को। ठीक है, जिससे इनका स्टैट्यूटरी नॉर्म्स भी फुलफिल होता है और बैंकों को आसानी से आरबीआई लोन दे देती है। तो अगर जो ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, अगर जो ये लोन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है तो उसे रेपो रेट कहा जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट क्या है दोस्तों? अगर जो कमर्शियल बैंक को किसी लोन की जरूरत है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, या अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 दिन के लिए, तो आरबीआई पैसे तो देगी बैंक को, मगर उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ये क्लियर हो गया? तो रेपो रेट क्या है? आरबीआई जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रेपो रेट जो है किस तरह का लोन पे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 1 डे या ओवरनाइट और मैक्सिमम अप टू 14 डेज। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देखिए, अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो क्या होगा? अगर जो रेपो रेट बढ़ाती है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा बैंकों पे? बैंक जो है चाहेगी कि मैं आरबीआई से लोन ना लूं, है ना, लोन कॉस्टलियर हो जाएगा। अगर जो रेपो रेट बढ़ा दिया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, तो जो बैंक लोन्स लेंगे वो लोन कॉस्टली हो जाएंगे बैंकों के लिए। तो ये बैंक तो लोन जो कॉस्टली हो जाएगा तो वो कॉस्टली लोन ही आगे कस्टमर को भी देंगे, कस्टमर को भी वो कॉस्टली लोन ही देंगे, जिससे कि क्या होगा, मार्केट में कम कस्टमर बैंकों की तरफ जाएंगे लोन लेने के लिए। ठीक है, तो अगर जो आरबीआई किसी कारणवश रेपो रेट को बढ़ाती है तो हमारा लोन का रेट क्या होगा? लोन का रेट महंगा हो जाएगा। जो आम आदमी लोन लेने जाते हैं उन्हें महंगे लोन में, आपको महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। उसके उलट अगर जो रेपो रेट को कम कर दिया जाए, रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को कम कर दिया जाए, तो बैंकों को भी सस्ते लोन आरबीआई से मिल जाएंगे और सस्ते लोन मिलेंगे तो ये कस्टमर को भी सस्ते लोन बांटेंगे। ठीक है, जिससे कि अधिक मात्रा में कस्टमर लोन लेंगे और उससे ग्रोथ इकोनॉमी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेपो रेट मैंने आपको समझाया। अभी हम लोग देखते हैं एक बैंक रेट। ये बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव टूल है। बैंक रेट क्या है दोस्तों? मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया, बैंकों को जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत होती है रिजर्व बैंक से, तो शॉर्ट टर्म में जो लोन मिलता है और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो है रेपो रेट।
मगर अगर जो बैंकों को लॉन्ग टर्म में लोन चाहिए, ठीक है, अगर जो ये मानिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई है और यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर जो एसबीआई को लंबे समय के लिए लोन चाहिए, मानिए 1 साल के लिए लोन चाहिए आरबीआई से एसबीआई को, तो इस समय जब लंबे समय के लिए लोन की जरूरत है, तब जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करेगी वहां पे रेट कहलाएगा बैंक रेट, ठीक है। यहाँ पे रेपो रेट पे ये लोन मिलने वाला है नहीं एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई को साल भर के लिए जरूरत हो सकता है, 2 साल के लिए जरूरत हो सकता है लोन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट इनके लिए एप्लीकेबल होगा वो होगा बैंक रेट। तो आप जैसा कि देखिए, रेपो रेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है और बैंक रेट बहुत ही लंबे समय के लिए, जब बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से तो उस समय का रेट जो है बैंक रेट है, ठीक है। ये 2 चीज आप याद रखेंगे। इसका अब अंतर हम देख लेते हैं, रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, रेपो रेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है और बैंक रेट लंबे समय के लिए, जब बैंक्स लोन लेती है आरबीआई से तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। बहुत बार बैंक रेट और रेपो रेट को आपस में मिला देते हैं दोस्तों हम लोग, मगर ये दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और एग्जाम में इसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा कि जब आरबीआई से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं तो किस रेट पे लोन मिलता है उनको, वहां ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा रेपो रेट भी और बैंक रेट भी। तो आपका शॉर्ट टर्म जैसे ही देखेंगे तो आप रेपो रेट पे टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो आपको रेपो रेट के माध्यम से लोन लेना है तो आपको बदले में आरबीआई के पास कुछ कोलेटरल जमा करने पड़ेंगे। आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर जो लोन लेना है रेपो रेट के थ्रू, तो आपको कोलेटरल के रूप में, अर्थात कॉमर्शियल बैंकों को कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा करने होंगे। मगर बैंक रेट, लंबे समय के लिए जब बैंक ये लोन लेती है तो उन्हें कोलेटरल के रूप में कोई भी चीज जमा नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये 2 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। पर्पस क्या है रेपो रेट का क्या पर्पस है, तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है डे टू डे बेसिस के लिए। बैंक्स जो है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब लोन की जरूरत होती है तो यहाँ पे रेपो रेट के माध्यम से वो अपना काम को चलाते हैं। वही लंबे समय के लिए अगर जो लोन चाहिए तो बैंक रेट से लोन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और टर्म देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो आप अभी मैंने जैसा यहाँ बताया आपको रेपो रेट, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों। क्या है इसको अभी हम समझते हैं। अब यहाँ पे मानिए आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है और यहाँ पे मान के चलिए एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई, जब एसबीआई को लोन की जरूरत थी शॉर्ट टर्म में, एसबीआई को लोन की जरूरत थी शॉर्ट टर्म में, तो ये आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने इसे शॉर्ट टर्म पे लोन दे दिया। तो जिस रेट पे आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया उसे हम लोग कहते थे रेपो रेट, ठीक है। मगर कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आरबीआई को ही लोन का जरूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि आरबीआई को बहुत सारे बैंकों को मैनेज करना है, आरबीआई को सैकड़ों बैंकों को मैनेज करना है। तो कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि आरबीआई को भी कुछ लोन की जरूरत पड़े। तो ये एसबीआई से या जो भी दूसरे बैंकों से जब लोन लेगी, आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेती है तो कॉमर्शियल बैंक भी इन्हें इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। तो जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल बैंकों से जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तब इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और ये जस्ट एक अपोजिट है, आपका रेपो रेट के जस्ट अपोजिट हो गया। जैसा कि रेपो रेट मैंने बताया कि आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है तो वो हो जाता है रेपो रेट, और वहीं जब कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई लोन लेता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोस्तों हम लोग 4-5 टूल्स की चर्चा कर ली है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ चर्चा जो कर लिया है कैश रिजर्व रेशियो का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का, रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का और बैंक रेट का, ठीक है। ये 5 टूल्स की हमने चर्चा की है। पांचों के पांचों टूल्स किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टूल्स में।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज और ये क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर जो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।